नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ोपीडिया, साथ में आपके शिखा ठाकुर। जो पार्टियां आपसे तमाम मौके पर वोट मांगती है और वोट मांगने के लिए तमाम पोस्टर्स और होर्डिंग लगवाती है, चुनावी रैलियां आयोजित करवाती है, इन सब में बहुत सारा पैसा भी खर्च होता है। वो पार्टी का पैसा होता है और ये पार्टी को पैसा मिलता है चंदे से। चंदे देने के कई अलग अलग तरीके हैं। सबसे आम तरीका है कंपनियां या फिर धन्ना से चुनावी खाते में जमा करवा देती है। आम लोग भी चंदा देते हैं, लेकिन एक और तरीका है जो काफी अपारदर्शी है मौजूदा व्यवस्था के तहत। ये तरीका है चुनावी बॉन्ड्स का या इलेक्टोरल बॉन्ड का। ये बॉन्ड एक ऐसा तरीका है कि किसी पार्टी को किसने चंदा दिया इसका पता नहीं लगा सकते। केंद्र की मोदी सरकार बार बार इस तर्क को दोहरा रही है अदालत में कि जानने का हक आरटीआई के तहत आपको नहीं मिल सकता, नहीं निकलवा सकते। किस पार्टी को किस उद्योगपति ने कितना चंदा दिया या फिर किसने मोटा चंदा दिया है, लेकिन सरकार कोर्ट में कह देती है कि नागरिकों को ये जानने की जरूरत नहीं है कि उनकी पार्टी को किसने कितना पैसा दिया है इस बॉन्ड के माध्यम से। अब सरकार के साथ साथ सरकार पर उठाने वाले जो लोग हैं, सवाल उठाने वाले लोग, वो भी बॉन्ड के जरिए चंदा लेती है। लेकिन आज इसी पर हम बात करने वाले हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में इस मुद्दे पर बातचीत हो रही है। इलेक्टोरल बॉन्ड्स के विषय पर सुप्रीम कोर्ट के संविधान पीठ ने 31 अक्टूबर 2023 से सुनवाई शुरू कर दी है। कौन कौन है बेंच में? भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस BR गवई, जस्टिस JV पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा। राजनीतिक पार्टियों को चंदा देने का एक साधन यानी इलेक्टोरल बॉन्ड जनवरी 2018 में आया। तभी से लगातार इस पर बातचीत होने लगी और अलग अलग रिपोर्ट्स पे इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर अलग अलग जानकारी दी गई। यहाँ हम आपको देते हैं जानकारी कि किसी भी उपक्रम की तरह पॉलिटिकल पार्टीज को चलाने के लिए पैसा चाहिए होता है। आपको ऑफिस चलाना है, अपनी पॉलिसीज का प्रचार करना है, नेताओं को यहाँ वहाँ जाना है, जनसंपर्क करना है, और ऑब्वियसली तभी हो सकता है जब कोई इसके पैसे भरे, बिल्स दे। अब भारत एक चुनावी लोकतंत्र है, यहाँ इसलिए हिंदुस्तान का कानून ये हक आपको देता है कि आप एक राजनीतिक दल बनाएं और उसका पंजीकरण कराएं और फिर उसके लिए आप चंदा इकट्ठा कर सकते हैं। खुलकर चंदा लेने में ना कोई नैतिक समस्या है और ना ही कोई कानूनी रुकावट है। लेकिन दिक्कत वहाँ है जब हमें ये नहीं पता चलता कि चंदा दिया किसने और कितने दिए। तब मालूम करने का भी कोई तरीका नहीं रह जाता कि मोटे चंदे के एवज में राजनीतिक दलों ने और नेताओं ने क्या किसी व्यक्ति या संस्था को कोई फायदा तो नहीं पहुंचाया। यहाँ सवाल कानूनी बारीकियों से ज्यादा लोकतांत्रिक मूल्यों का है। हो सकता है कि सब कुछ टेक्निकली लीगल भी हो, लेकिन क्या वो एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस को मजबूत करने वाला एक्शन है? अब इस बात को कंसिडर किया जाना है, इसलिए इलेक्टोरल बॉन्ड पर बात करना जरूरी है। साल 2017 में मोदी सरकार ने इलेक्टोरल बॉन्ड की व्यवस्था की और जनवरी 2018 में ये नोटिफाई हुआ। तब सरकार ने इसे पॉलिटिकल फंडिंग की दिशा में सुधार का कदम बताया और दावा किया कि इससे भ्रष्टाचार से लड़ाई में मदद मिलेगी। लेकिन ये दो दावे जो हैं बहुत विवादित हैं। कानून पास करने के वक्त से ही ये विवाद शुरू हो गया था। उस समय ये एक पॉलिसी डिसीजन था, न कि सरकारी खजाने से जुड़ा हुआ था। फिर भी सरकार ने इसे मनी बिल बनाकर लोकसभा से पास करवाया ताकि राज्यसभा में इसे पास करवाने की जरूरत ना पड़े। और पास नहीं करवाना है तो फिर बातचीत भी क्यों होगी? अब खैर, ये बहस की पास कैसे कराया ये तो बहुत पुरानी बात हो गई, लेकिन बॉन्ड क्या है वो समझिए आप। इलेक्टोरल बॉन्ड किसी गिफ्ट वाउचर की तरह होता है जिसे सरकार 4 बार साल में इसकी बिक्री को खोलती है। जनवरी में, अप्रैल में, फिर जुलाई में और फिर अक्टूबर में। चंदा देने के इच्छुक लोग या फिर कंपनीज या फिर कोई भी XYZ अलग अलग नियमों के तहत बॉन्ड ले सकते हैं और 10,000 का बॉन्ड ले सकते हैं, 10 लाख का आता है और सबसे बड़ा बॉन्ड होता है 1 करोड़ का। राजनीतिक पार्टियों को 2,000 रुपए से ज्यादा चंदा देने के इच्छुक लोग या फिर कॉर्पोरेट हाउसेस भारतीय स्टेट बैंक के एक तय शाखा से बॉन्ड खरीद सकते हैं। SBI से ये बॉन्ड मिल जाता है, अलग अलग शहरों से भी मिल जाता है। मोदी सरकार ने 2022 में कही थी कि राज्यसभा में ये बात कही गई कि विदेशी कंपनियों से चंदा नहीं आ रहा है, लेकिन सुनवाई में लगातार ये बात सामने आई कि विदेशी चंदे वाला सवाल अभी भी सेटल नहीं है। ऐसा क्यों, ये भी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप समझिए बॉन्ड खरीदने के बाद बहुत इजी होता है ये काम। 15 दिनों के भीतर आप अपने पार्टी वाले बॉन्ड को पैसा दे सकते हैं, उनको बॉन्ड खरीद सकते हैं, लेकिन 1% वो अगर वोट ले चुकी हो। इसके साथ ही बॉन्ड बना रही पार्टी को ये नहीं बताना पड़ता कि उनके पास ये बॉन्ड कहाँ से आया, यानी पैसे कहाँ से आए। ये उनको जानकारी किसी से साझा नहीं करनी होती। हाथ में बॉन्ड है तो पैसा अकाउंट में क्रेडिट होगा। दूसरी तरफ
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को भी ये बताने के लिए आप फोर्स नहीं कर सकते कि उनके यहाँ किसने और कितने बॉन्ड्स लिए हैं। ठीक इसी पॉइंट से विवाद का जन्म खड़ा हुआ। दिसंबर 2020 में एक खबर आई कि महाराष्ट्र में एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं जिन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड योजना के तहत चंदा देने वालों को लेकर के एसबीआई से सूचना मांगी। उनका कहना था कि एसबीआई को जवाबदेही और पारदर्शिता के लिहाज से बताना चाहिए कि पार्टियों को चंदा देने के लिए बॉन्ड खरीद कौन रहा है। इस अपील को खारिज करते हुए दिसंबर 2020 को एक आदेश में सूचना दी गई जिसमें कहा कि इस पे डोनर्स की निजता का हनन होगा और उनकी इन्फॉर्मेशन ना दी जाए। अब ऐसे में कई अहम सवाल खड़े होते हैं कि क्या इन बॉन्ड्स को लेकर के किसी अलग तरह की इन्फॉर्मेशन है जो छुपाई जा रही है, और क्यों आखिर जो बॉन्ड भर रहे हैं, जो बॉन्ड दे रहे हैं, जो पैसा जो चंदा दे रहे हैं, वो उनकी जानकारी नहीं दी जा सकती है। इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने वाली कंपनीज या फिर लोग इसके खरीद पर लगने वाले इनकम टैक्स में रिफंड के हकदार होते हैं, यानी जो पैसा दे रहा है उसे इनकम टैक्स में भी छूट मिलती है। अब जब पॉलिटिकल पार्टी जब इस बॉन्ड को रखती है, उनके खाते में पैसे आते हैं, तो वो भी इनकम टैक्स रिफंड ले सकती है। यहाँ एक और बात आपको बता दें, एक रिपोर्ट के मुताबिक ये जानकारी मिली है कि फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के जो नंबर्स हैं वो पूरी तरीके से सामने नहीं आए हैं कि किस पार्टी को कितने शेयर्स अब तक मिले हैं। लेकिन जो आखिरी इलेक्टोरल बॉन्ड बिकी है उसमें अक्टूबर 2023 में, यानी 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले, उसमें 1100 करोड़ से ज़्यादा के बॉन्ड्स की बिक्री हुई है और सबसे ज़्यादा बिक्री ऑलमोस्ट 30% से ज़्यादा हैदराबाद के किसी एसबीआई ब्रांच से हुई है। और ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर इलेक्टोरल बॉन्ड को पारदर्शी क्यों नहीं किया जा सकता है? क्या इसके पीछे कोई राजनीतिक वजह है? और चूंकि इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से जो इनकम टैक्स है उसमें कहीं ना कहीं बचत लोग कर पाते हैं, लेकिन क्या ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड पार्टीज को जा रहे हैं क्या सच में जा भी रहे हैं, या फिर ये ऑन पेपर दिखाया जा रहा है ताकि इनकम टैक्स बच जाए? और सबसे बड़ी बात यह है कि विदेशी फंडिंग, इसको लेकर के भी लगातार अटकलें लगती रहती है, इसको लेकर चर्चा होता रहता है। तो आखिर क्यों ना इलेक्टोरल बॉन्ड को पूरी तरीके से रिफॉर्म करके पारदर्शी बनाया जाए? यही सवाल और यही बहस इस वक्त कोर्ट रूम के अंदर भी हो रही है।